फिल्मी संगीत गीत की सीरीज में आज जो एपिसोड हम लोग करेंगे उसमें एक अन्य पहलू है जिस पर हम बात करना चाहेंगे। वो ये कि ये आखिर मास साइकोलॉजी कैसे बनाता है। जैसे कि अभी हम दो एपिसोड इसके कर चुके हैं, ये थर्ड एपिसोड है हमारा। वो ये कि फिल्मी जो संगीत और गीत है उसकी एक खास बात यह है कि वो एक खास तरह की आस्वादन प्रक्रिया और अभिरुचि वो विकसित करता है, और जब उसकी आदत पड़ जाती है तो उसको बदलना सहज ही संभव नहीं होता। समाज में जिस तरह का सांस्कृतिक सांगीतिक गीतात्मक अभाव है, उस अभाव की पूर्ति में इस माध्यम ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। न इतने लार्ज स्केल पर कोई मीडियम, ट्रेडिशनल मीडियम इतने बड़े पैमाने पर इतनी व्यापक जनसंख्या के संगीत और गीत की अभिरुचि और आस्वादन की प्रक्रिया की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। और वैविध्यपूर्ण समाज है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही नेशनलिटी के लोग रहते हों। इसमें विविध किस्म की नेशनलिटीज़, विविध किस्म की कल्चर, विभिन्न भाषाएं। तो ये एक उसका पॉजिटिव पक्ष है, लेकिन दूसरा उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है जिसने कि इस फिल्मी गीत संगीत को जनप्रिय बनाया, वो ये कि वह जब एक बार अभिरुचि का हिस्सा बन जाता है तो जिस व्यक्ति की अभिरुचि में फिल्मी संगीत और गीत की आदत पड़ जाती है, उसकी फिर आदत को बदलना बहुत आसान नहीं होता। और ये व्यक्तित्व के अंदर मैनिपुलेशन के जरिए प्रवेश करता है, या हम ये कहें कि मैनिपुलेशन के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करता है। ये जो भारतीय समाज में जो लोग मैनिपुलेट करने में इतनी जल्दी सफल हो जाते हैं, लोग कहते हैं ना पश्चिम में तो ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, ब्रिटेन में ऐसा है, भारत में ऐसा क्यों है, उल्टा क्यों है, यहाँ इतना जनता का मैनिपुलेशन क्यों हो जाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो फिल्मी गीत संगीत है उसने मैनिपुलेशन के परिवेश को निर्मित करने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुदृढ़ बनाया है। तो जो भी मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट है वो बहुत आसानी से जनता की चेतना का दोहन करने में सफल हो सकता है। तो यहां पर जो लोगों का जो अपना होता है ना कि मेरी व्यक्तिगत अभिरुचि, जी नहीं, यहाँ व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि यहाँ वह दास है उस संगीत उद्योग का जो संगीत उद्योग उसकी संगीत की अभिरुचि की पूर्ति करता है। तो यहाँ व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं होता है, यहाँ व्यक्ति का दासत्व महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वह कहते हैं ना लोग, मुझे तो मुकेश के गाने अच्छे लगते हैं, मुझे तो और कोई गाने अच्छे नहीं लगते, मुझे तो मोहम्मद रफ़ी के गाने अच्छे लगते हैं। ये उसकी अभिरुचि के बहाने व्यक्त होता है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर जो मैनिपुलेशन का जो प्रवेश निर्मित हुआ है, उस प्रवेश ने एक तरह से दासत्व बोध पैदा किया है, उस दासत्व बोध की अभिव्यक्ति है। और ये एक तरह से मास साइकोलॉजी का निर्माण भी है। मैनिपुलेशन की मास साइकोलॉजी का एक तरह से निर्माण करने में फिल्मी गीत संगीत की बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका रही है। क्योंकि फिल्मी गीत संगीत को हम बिना किसी सोच विचार के सीधे ही आत्मसात करते हैं। और वो हमारे जीवन का सहज हिस्सा बन जाता है। नहाते हुए संगीत सुनते हैं, खाते हुए संगीत सुनते हैं, जाते हुए संगीत सुनते हैं, घर में कोई आए तो जरा संगीत गाने बजाओ, गाने सुनते हैं। तो ये जो आत्मसातकरण है, ये आत्मसातकरण एक तरह से
अनक्रिटिकलनेस और मैनिपुलेशन, इन दो चीजों को बहुत तेजी से हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनाता है और ये दासत्व की एक तरह से स्थितियों को निर्मित करता है। ये जो प्रवेश फिल्मी गीत संगीत ने निर्मित किया, इसका अन्य जनमाध्यम विस्तार करते हैं और विकास करते हैं। मसलन अन्य जनमाध्यमों के जरिए उन्हीं चीजों को रूपायित और विस्तारित किया जाता है जो देखी और सुनी जा सकती हैं। ऐसे ही रूपों के निर्माण पर जोर दिया जाता है जिसे हजम करने में सुविधा हो, बिना किसी टेंशन के आप उसे हजम कर सकें। और इस प्रक्रिया में व्यक्ति के पास में निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती, वो निर्णय नहीं ले पाता। उसके पास में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी नहीं होती। ये भी कह सकते हैं उसके पास में भरोसे योग्य नई अभिरुचियां भी नहीं होती और नहीं उसके पास में अपनी आपत्तियों को व्यक्त करने का कोई रास्ता होता है। आप कह के देखिए, जिन्हें फिल्मी संगीत सुनने की आदत है, गीत सुनने की आदत है, आप आपत्तियां करके देखिए, उसके बाद देखिए मजा। और यही वह जगह है जहां से कि ये जो फिल्मी गीत संगीत मास कल्चर के एक प्रभावशाली प्रोडक्ट के तौर पर आम जनता के जीवन में अपनी जगह निर्मित करने में सफल हो जाता है। इससे जहां अभिरुचियों का वैविध्य खत्म होता है और चंद किस्म की अभिरुचियां ही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। और इसका जो सबसे खतरनाक पहलू है वो ये कि जब आप फिल्मी गीत संगीत आपकी अभिरुचि का अभिन्न हिस्सा बन जाता है तो आप निज के बारे में, स्वयं के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्मी गीत संगीत आपको अनुकूल बनाने में एक इंजन का काम करता है और आप लगातार वही चीज करते हैं जो कि अनुकूल दृष्टिकोण के करीब आती हैं। एक अन्य पहलू जो कि इस फिल्मी गीत संगीत का है वो ये कि कलाओं में तरह तरह के वैविध्य रहे हैं, तरह तरह के विषय रहे हैं, लेकिन फिल्मी गीत संगीत में चंद विषयों का ही प्रभुत्व है। यहां विभिन्न किस्म के विषयों का प्रभुत्व नहीं है। और जब आप चंद विषयों के ही गाने सुनना बार बार पसंद करते हैं तो दो काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि ये जो फिल्मी गीत संगीत है ये आपकी मनोदशा का दोहन करता है और दूसरा काम ये करता है कि आपको ये पता ही नहीं होता कब सांस्कृतिक तौर पर किससे लड़ें, क्योंकि जिससे लड़ रहे होते हैं उसी का आनंद ले रहे होते हैं या जिससे लड़ना होता है उसी का आनंद ले रहे होते हैं। एक नमूना देखें हम लोग, हिंदी में फिल्मी गीतों का इतिहास आलम आरा फिल्म जो 1927 में आती है उससे शुरू होता है और ये पहली बोलती फिल्म थी। और ये फिल्म और इसमें जो गाने थे वे गाने उदासी और दिल का दर्द व्यक्त करने वाले गाने थे। ये नायक नायिका के प्रेम पर लिखे गए गाने थे और इनमें लयात्मकता भी थी और पदात्मकता भी थी। अब
कहाँ आलम आरा के गाने और कहाँ आज का फिल्मी गीत संगीत। आज के फिल्मी गीत संगीत में खंडित गद्य और गीतात्मकता, इन दोनों चीजों का अभाव मिलता है। पुराने जो गीत थे, आलम आरा से जिस परंपरा की शुरुआत होती है, वे भाव प्रधान गीत थे। संगीत उनका अनुयायी था। गीतकार गीत लिखते समय देसी वाद्य यंत्रों को ध्यान में रखता था। यह एक तरह से फिल्मी संगीत साधना का दौर था, किंतु नए इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों और सिंथेसाइजर खासतौर पर के आगमन ने संगीत की कल्चर और संगीतकार की समग्र भूमिका को बुनियादी तौर पर बदल दिया। अब संगीत सृजन की नहीं बल्कि संयोजन की चीज बनकर रह गया। अब संगीतकार का काम सर्जना करना नहीं है बल्कि संयोजन करना है। अब सृजन के बजाय निर्मिति पर बल दिया जाने लगा और संगीत साधना की बजाय बाजार की साधना, बाजार के लिए कैसे अच्छा माल बनाया जाए, ये एक प्रमुख लक्ष्य हो गया। ये समूची प्रक्रिया संगीतकार, संगीत, संगीत वाद्य और गीत, इन सब की भूमिका को बदल देता है। एक अन्य चीज वो ये कि आरंभिक जो गीत हुआ करते थे फिल्मों में और फिल्मी संगीत हुआ करता था, उसमें रियाज पर जोर था। लेकिन आजकल रियाज पर कम, नकल या पैरोडी पर ज्यादा जोर है। और एक ऐसा संगीत हमारे बीच में है जिसे हम खिचड़ी संगीत कह सकते हैं। इसकी न तो कोई परंपरा है और न कोई भविष्य है। यह ऐसा संगीत है जो अल्पायु संगीत है। ये जिस समय तैयार होता है कुछ दिन चलता है, उसके बाद में डेड। इस अर्थ में इस संगीत को अगर देखें तो यह संगीत परिश्रम, पहचान और मौलिकता से रहित एकदम खंडित गद्य या खंडित पद्य के रूप में हमारे सामने आता है। और इसका जो केंद्रीय तत्व है वो ये कि जो वैविध्यपूर्ण संदर्भीकृत संगीत रूपों का सम्मिश्रण कैसे दर्शक के सामने या श्रोता के सामने पेश किया जाए, यह उसकी केंद्रीय विशेषता है। और इसमें जो दूसरी जो विशेषता है वो ये कि इसमें रिपीटिशन बहुत है और उत्तेजना बहुत है। आज गायक को गायकी, लय और तानों की उतनी जरूरत नहीं है। इसी तरह फिल्मी संगीत में कालांतर में जो अभी जो डेवलपमेंट है वो इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि फिल्मी संगीत में अब गीत नहीं, संगीत नहीं, सिर्फ पैरोडी का महत्व है। और ये इसका सबसे दुखद पहलू है। आज इतना ही।